हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत गांधीवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने राष्ट्रवादी आंदोलनों में उदारवादी चरण को देखा, उसके बाद उग्रवादी चरण को देखा, फिर क्रांतिकारी चरण को देखा। अब हम गांधीवादी चरण को देखने जा रहे हैं कि किस तरह से गांधीवादी आंदोलन ने भारत की जो स्वतंत्रता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम विचारधारा देखेंगे। गांधीवादी विचारधारा क्या होती है, ये किस तरह से उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी है ना, इन लोगों से भिन्न थी और किस तरह से लोगों को आपस में जोड़ने में मदद कर रही थी। तो सबसे पहले इनकी विचारधारा देखेंगे हम। सत्याग्रह। ये सत्य के आग्रह है ना, सत्याग्रह मतलब सत्य के आग्रह पर विश्वास करते थे, है ना। सत्य के आग्रह पर विश्वास करते थे, है ना। कुछ भी हो जाए अपने सत्य से नहीं दिखते थे, सत्य में विश्वास करते थे। दूसरा, साधन साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते थे, है ना। मतलब जो चीज हमें प्राप्त करना है और जिस माध्यम से प्राप्त करना है, दोनों ही सही होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे परीक्षा में पास होना हमारे लिए साध्य है, तो हमें इसमें जो मेहनत लगती है उसको भी हमें पवित्रता बनानी बनानी चाहिए। ठीक है। जैसे परीक्षा को आप ईमानदारी से दें, है ना, ये साधन हो जाएगा। जबकि साध्य क्या हो जाएगा? फर्स्ट श्रेणी, है ना, फर्स्ट श्रेणी प्राप्त करना। अगर आप परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, मतलब चीटिंग करते हैं ना, चीटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो साधन है वो पवित्र नहीं कहलाएगा, है ना। जबकि आपको एक चीज पता होगी, पश्चिम में पश्चिम में क्या है, एक विचारधारा है, शायद मार्क्स की वो विचारधारा है। उसमें क्या है कि आपको साध्य की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, कि आपको क्या प्राप्त करना है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, भले साधन कुछ भी हो। आप किसी तरह से भी परीक्षा में फर्स्ट आओ, लेकिन फर्स्ट आना महत्वपूर्ण है। आप चीटिंग करके आओ या और किसी कारण से आओ, लेकिन आपको फर्स्ट आना महत्वपूर्ण है। परंतु गांधी जी की विचारधारा थी कि आपका साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ये वर्ग समन्वय पर विश्वास करते थे। वर्ग समन्वय मतलब जैसे श्रमिक और, है ना, श्रमिक और पूंजीपति, है ना, श्रमिक और पूंजीपति के मध्य सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। जबकि वर्ग संघर्ष इसका विपरीत होता है। मतलब इन दोनों के मध्य संघर्ष, श्रमिक और पूंजीपति के मध्य संघर्ष, ये कौन कहता था? ये कार्ल मार्क्स कहता था, है ना। श्रमिक वर्ग और पूंजीपति के मध्य संघर्ष की वो बात कार्ल मार्क्स करता था। जबकि महात्मा गांधी का विचार था कि वर्ग समन्वय के माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट विचारधारा सर्वोदय की विचारधारा थी। इनका कहना था कि पंक्ति में लगे अंतिम व्यक्ति को भी हमें उद्धार की ओर ले जाना चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिए हमें प्रयास करना चाहिए ना, कि भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। ये सर्वोदय की अवधारणा होती है कि सभी लोगों का उदय जिसमें निहित हो। ये देखो, एक जेम्स मिल की आपने विचारधारा सुनी होगी, उपयोगितावाद, है ना। जेम्स मिल की उपयोगितावादी विचारधारा आपने सुनी होगी, उपयोगितावादी विचारधारा, है ना। इसमें क्या कहते हैं, इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही जाती है ना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात कही जाती है। ठीक है। आप अगर सूक्ष्म से अध्ययन करेंगे तो जेम्स मिल भी इनडायरेक्टली वही कहना चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग का हम उद्धार कर सके वो सही है। जबकि महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें सभी का उद्धार करना चाहिए, है ना। एक माइनर से अंतर अगर आप देखेंगे, महात्मा गांधी कहते हैं हमें पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी उद्धार करने की जरूरत है। जबकि ये उपयोगितावादी विचारधारा कहती है कि हमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। जैसे 1835 के आसपास आप देखेंगे तो भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं जो यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, समाज में सुधार जो कर रहा हूँ,
में उपयोग जेम्स मिल की उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार ही कर रहा हूँ। वो कहते हैं इसी संदर्भ में कि साहब मैं तो यहाँ नाम मात्र का शासन कर रहा हूँ, वास्तविक शासन तो आपकी विचारधारा से ही चल रहा है। जेम्स मिल की उपयोगितावादी विचारधारा के संदर्भ में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट हम गांधी जी की अगर गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत हम जो उनकी विचारधारा है उसमें देखें तो सामाजिक और शिक्षा संबंधी विचार भी उनके महत्वपूर्ण थे। सामाजिक मतलब वो हरिजन हरिजन उनकी एक अवधारणा आप देखेंगे, है ना, मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन्हें प्रभु के समान मानते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे, हरिजन नाम दिया जाता था, है ना, भगवान का रूप उन्हें कहा जाता था। और वो समाज में छुआछूत का विरोध करते थे तथा हृदय परिवर्तन के माध्यम से हृदय परिवर्तन के माध्यम से जो उच्च लोग होते थे जिसे हम इलीट का जो छुआछूत को बढ़ावा देते थे, उनका हृदय परिवर्तन करके भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं। यहीं पे आप अगर देखेंगे तो यहीं पर आप देखेंगे तो जो संविधान निर्माता है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा में परिवर्तन मतलब अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। महात्मा गांधी कहते थे कि हम हृदय परिवर्तन के माध्यम से समाज में समानता का भाव लाएंगे, जबकि भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि हमें कानून के माध्यम से जो समानता को स्थापित करने की जरूरत है। ठीक, शिक्षा संबंधी विचार देखें तो ये शिक्षा के लिए मतलब इन्होंने वर्धा शिक्षा समिति की स्थापना की, है ना, शिक्षा समाज को आगे ले जाने में या समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित करने में शिक्षा की विशेष भूमिका होती है ना, इन्होंने ऐसा कहा गांधी। आर्थिक विचार के अंतर्गत देखें तो इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, है ना, यहाँ जगह नहीं दी गई, ट्रस्टीशिप है ना, ट्रस्टीशिप का इन्होंने सिद्धांत दिया था, न्यासिता का सिद्धांत दिया था। कहने का तात्पर्य कि जो जनता का पैसा है हमें उसका संरक्षण बनना चाहिए, ना कि उसका उपयोग मतलब उपभोगकर्ता बनना चाहिए, है ना। हम जो जनता के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के तहत उन्होंने जनता के धन के संरक्षण की भूमिका के रूप में बातें कही। अब गांधीवादी आंदोलनों को हम देखें तो उसमें कार्य पद्धति एक अलग प्रकार से दिखाई देती है ना। जो पहले के जो आंदोलन चल रहे थे उग्रवादी उदारवादी क्रांतिकारी, इनसे विशेष रूप से भिन्न दिखाई देती है ना। जैसे आंदोलनों के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विश्वास, है ना। गांधी जी जब आंदोलन चलता था तो सक्रिय आंदोलन चल रहा है, जैसे कोई सा भी आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत बाद में होता है। इसके पहले अगर आप देखें तो असहयोग आंदोलन के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा है तो वो किस तरह की कार्य पद्धति से कार्य कर रहा है, और जब उसका निलंबन कर दिया गया है ना, जब आंदोलन नहीं चल रहा है तो किस तरह से लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, है ना, लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये उनमें एक विशेष प्रकार का गुण था, लोगों को आपस में कनेक्ट करना एक विशेष प्रकार का गुण था जो पहले किसी आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा था। दबाव समझौता दबाव की रणनीति उनके अंतर्गत थी, है ना। विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के तहत तो आप देखेंगे कि उन्होंने अंग्रेजों को अपने आगे झुका लिया, मतलब अपनी मांगों को मंगवा लिया ना। कैसे मंगवा लिया, ना तो उन्होंने किसी तरह का शस्त्र उठाया, ना ही किसी तरह के मतलब व्यापक स्तर पर खून खराबा किया, न नारे लगाए, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति और सत्याग्रह के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी पद्धति थी जिससे ना किसी कभी भी अगर कोई विद्रोह या घटना हो जाती थी तो वो उससे नाराज हो जाते थे और उस आंदोलन को वापस ले लेते थे या फिर अपने आप को पीछे कर लेते थे। जब तक सत्य पर आधारित उनकी जीत नहीं होती थी तब तक वो उस आंदोलन को मतलब उस आंदोलन को बनाए रखते थे, या तो स्थगित करके या क्रमिक रूप से उसको आगे बढ़ के, लेकिन कभी भी उन्होंने विद्रोह की बात नहीं कही, है ना। तभी तो जाकर आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों ने बहुत सारी समय गांधी जी की बातों को माना। नियंत्रित जन आंदोलनों पर बंद, है ना, उनका क्या था कि जनता की जो क्षमता है, जनता की जो क्षमता होती है आंदोलनों में भाग लेने की वो सीमित होती है ना, सीमित होती है। उनकी ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है ना, उनकी ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है, बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस नजरिए से वो ध्यान रखते हैं।
रचनात्मक कार्य और साधारण जीवन शैली, वो हमेशा रचनात्मक कार्यों पर बल देते थे। जैसे आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जैसे नमक नमक का मुद्दा उठाते थे, वो जो जन सामान्य से जुड़ा था, नमक का मुद्दा, है ना? किसानों के मुद्दे उठाते थे, है ना? किसानों के मुद्दे उठाते थे, है ना? किसानों का अगर शोषण हो रहा है तो उनका मुद्दा उठाते थे। ठीक। साधारण जीवन शैली, है ना? साधारण जीवन शैली के अंतर्गत आप देखेंगे तो ना उन्होंने ठाट बाट जैसा जीवन नहीं रखा, उन्होंने सिंपल धोती कुर्ता, है ना? आप देखेंगे तो धोती कुर्ता वो पहनते थे, है ना? धोती, है ना? धोती, धोती कुर्ता वो पहनते थे, है ना? धोती कुर्ता वो पहनते थे। ठीक है। तो उनकी एक साधारण जीवन शैली। अब प्रमुख आंदोलनों को अगर देखें तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए वो अंततः भारत के स्वतंत्रता में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, है ना? उसमें अगर प्रमुख आंदोलनों को देखें तो रोलेट सत्याग्रह, है ना, 1919 के दौरान चला। खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास। असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1922। ठीक है ना? भारत छोड़ो आंदोलन 19, ये एक प्रमुख आंदोलन है। ठीक है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, तो ये विशेष रूप से। रोलेट सत्याग्रह को अगर हम ब्रीफ में देखें तो रोलेट सत्याग्रह जब सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक ऐसा कानून पारित हुआ ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जिसे काला कानून कहा गया, है ना? काला काला कानून कहा गया ना, जिसमें ना तो अपील की जा सकती थी, ना दलील दी जा सकती थी, ना वकील किया जा सकता। मतलब सरकार आपको बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। ये रोलेट जो एक्ट आया था तात्कालिक स्तर पर, वो था कि, है ना, सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के वो जेल में डाल सकती। तो इस जो काले कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, इसी को हम रोलेट सत्याग्रह के नाम से जानते। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाने जाते हैं ना। तो रोलेट सत्याग्रह के विषय मोटे मोटे तौर पर ये याद रखना है कि जो काला कानून था उसको समाप्त करने के लिए जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया वो रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना। इसके तहत आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग की हत्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आपको पता होगा, ये सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक रहता है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक। फिर इसी को संदर्भ में हंटर कमीशन बनता है ना, हंटर कमीशन। ठीक। तो ये 1900, ये रोलेट सत्याग्रह से जुड़ी हुई बातें। ठीक। अब हम अगला प्रमुख आंदोलन ब्रीफ में देखते हैं, ये खिलाफत आंदोलन था। वैसे खिलाफत आंदोलन को आप जैसे नाम से समझते हैं कि एक मुस्लिम आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन क्या चल रहा था कि 1920 के आसपास जब प्रथम विश्व युद्ध मतलब खत्म हुआ था, तो तुर्की का एक शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, है ना, मुस्तफा कमाल पाशा। अब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, हार गया था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। और ब्रिटेन कौन था, ब्रिटेन जीते हुए देशों में था। ठीक है। ब्रिटेन के साथ ब्रिटेन मतलब जो जीते हुए राष्ट्र ने तुर्की के साथ कौन सी संधि की थी, सेवर्स की संधि की थी, है ना, सेवर्स की संधि की थी। ठीक है। और तुर्की क्या था, मुस्लिम मुस्लिम समाज के लिए मतलब एक वहां का मतलब वो खलीफा था, है ना, मुस्लिम समाज के खलीफा एक महत्वपूर्ण पद होता है, तो वो वहां पे एक महत्वपूर्ण था। तो तुर्की के साथ अपमानजनक संधि की, तो जो ब्रिटेन भारत पर भी शासन कर रहा था, तो भारत में ब्रिटिश विरोधी लहर उठ गई, है ना, मुसलमानों की ब्रिटिश विरोधी लहर उठ गई। अब इस विरोध का गांधी जी ने भी समर्थन किया। हाँ, बात तो सही है, गांधी जी ने भी समर्थन किया। इसी संदर्भ में जो आंदोलन चला वो खिलाफत आंदोलन कहलाता है। ठीक है, ये एक मोटा मोटा है कि खिलाफत आंदोलन क्या होता है। भारत के मुसलमानों ने जो विरोध किया, है ना, ब्रिटिश लोगों का, वो खिलाफत आंदोलन के रूप में देखा जाता है ना। तुर्की के जो खलीफा के खिलाफ इन्होंने अपमानजनक सेवर्स की संधि की उसके। ठीक है। आगे क्या होता है, 1923 के आसपास जो तुर्की का शासक था मुस्तफा कलाम पाशा,
वो खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है तो खिलाफत आंदोलन भी अपने आप समाप्त मान लिया जाता है। परंतु यहाँ पर एक विशेष बात ये देखने को रहेगी कि खिलाफत आंदोलन को भारतीय राजनीति से जोड़कर कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक तत्वों को मतलब सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। गांधी जी ने डायरेक्टली ऐसा नहीं, मतलब गांधी जी का इसमें ऐसा रोल नहीं था डायरेक्टली वो इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे थे, परंतु इनडायरेक्टली बातें संप्रदाय से संबंधित जुड़ने लगी है ना। जैसे अगर आप सोचो कि कोई भी बात मंदिर मस्जिद कोई सी भी बात को अगर हम राजनीति से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का मुद्दा फंस जाता है। तो यही खिलाफत आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट आता असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ है ना, और इसके प्रारंभ करने की बहुत सारी परिस्थितियां थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम मतलब शासन में सुधार करेंगे, क्रमिक सुधार करेंगे, परंतु गांधी जी के साथ धोखा हुआ। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारी अकाल की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी है ना। रोलेट एक्ट जैसे कानून आ रहे थे है ना, रोलेट एक्ट जैसी चीजें आ रही थी, और ब्रिटिश पूरी तरह से मतलब औपनिवेशिक शोषण में चले गए थे। इन्हीं संदर्भों को देखते हुए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का असहयोग करने का मन बनाया और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में किया है ना। 1920 में किया है ना। ये काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है, महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसमें जो ब्रिटिश लोगों को पूरी तरह से मतलब ऐसा ऐसे जैसे स्कूल है ना, स्कूल के छात्रों ने भाग लिया है ना, वकीलों ने भाग लिया है ना, भारत के बहुत सारे वर्ग इसमें शामिल हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे वर्ग शामिल हुए। परंतु क्या होता है आगे चलकर 1922 के आसपास चोरा चोरी नामक एक घटना घट जाती है ना। चोरा चोरी नामक एक घटना घट जाती है जिसमें एक पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है। तब गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते। क्यों ले लेते? कि गांधी जी की एक मूल अवधारणा ये थी कि वो किसी भी आंदोलन में वायलेंस नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे है ना। चोरा चोरी हत्याकांड के दौरान क्या एक पुलिस थाने में आग लगा दी लोगों ने, तो गांधी जी इससे काफी आहत हुए और उन्होंने आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। बहुत सारे लोग इनसे नाखुश थे इस कदम से कि आपको यह आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन काफी अपने अच्छी पोजीशन में जा चुका था है ना। कुछ लोगों का तो कहना ऐसा भी था कि अगर ये आंदोलन एक साल तक और चल लेता तो भारत को 1922 के आसपास स्वतंत्रता मिल जाती, परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने ऐसा, उनकी जो एक नीति थी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल करते हुए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन। आगे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये कब आया? ये 1930 के आसपास आया। ठीक है, तो 1922 से 1930 8 साल तक ज्यादा कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। छोटे मोटे जैसे स्वराज पार्टी का गठन हुआ है ना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, और स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, वो कुछ अधिवेशन हुए है ना, परंतु व्यापक स्तर पर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 में है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ये किसने चलाया? महात्मा गांधी का हम आंदोलन पढ़ रहे तो उसके तहत 1930 में चला है ना। दांडी मार्च इन्होंने किया था इसके तहत है ना। दांडी मार्च किया था और नमक कानून तोड़ा था है ना। नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी मतलब सविनय है ना, सिविल डिसोबीडियंट मतलब सत्य और अहिंसा के प्रयोग को इन्होंने बल दिया गांधी जी ने और अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। परंतु आगे जब 1942 के आसपास 1942 के आसपास है ना, 1942 के आसपास है ना भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। तो इसमें गांधी जी अपने एक नए रूप में सामने आते हैं है ना। गांधी जी अपने एक नए रूप में सामने आते हैं और नारा देते हैं करो या मरो है ना। वहाँ वो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नीतियां थी वो मतलब गांधी जी इस तरह से कह रहे थे कि अब हमें एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि अब हमको या तो जीतना है या फिर हारना है। करो या मरो के नारे के तहत वो कह रहे थे ऐसी बातें है ना, करो या मरो, डू और डाई ना, करो या मरो। अब हमारा मतलब स्वतंत्रता के लिए हमको अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है ना, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है।
ऐसा वो कहते हैं, तो उनको 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे एक विशेष बात ही देखनी पड़ेगी कि जनता इतनी उत्साहित हो चुकी थी या अपने आप को इतना वो मतलब नेतृत्व वो अपने आप को इतना आंदोलित मान चुकी थी कि वो स्वतः यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त होने लगा था, है ना। स्वतः स्फूर्त होने लगा था। स्वतः स्फूर्त का कहने का तात्पर्य कि इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, सभी लोगों को जेल जेल में डाल दिया था, परंतु लोग जहां जैसे बिहार के आरा और उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस जो उस समय था, तो सभी जगह स्वतः स्फूर्त आंदोलन होने लगे, है ना। मतलब जनता ने आंदोलन अपने हाथ में ले लिया और अपने हिसाब से वो गतिविधियां करने लगे। स्वतः स्फूर्त आंदोलन की इसको संज्ञा दी जाने लगी, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलता है। इसने भारत के स्वतंत्र मतलब एक तरीके से भारत को स्वतंत्र दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद कुछ मिशन आते हैं जो भारत को मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हमने पढ़ लिया, ठीक है। गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है उनको एक ब्रीफ में देख लिया, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस में देख सकते हैं इनकी डिटेल वगैरह कि भारत छोड़ो आंदोलन की तरह किस तरह से गतिविधियां हुई, सविनय आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटी, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन उसके क्या बोलते हैं उसे, असहयोग आंदोलन में क्या क्या घटना घटी, रोलेट एक्ट को विस्तृत रूप में पढ़ना हो तो आप मेरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगले वाले वीडियो के लिए हम आगे की बातों को देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।